नमस्कार। चीन के तियानजिन शहर में आजकल शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन चल रहा है। जी। और चीन तो इसे एससीओ के इतिहास का सबसे बड़ा सम्मेलन बता रहा है। काफी बड़ा जमावड़ा लग रहा है, ये तो है। हाँ, बिल्कुल। और ये 5वीं बार है जब चीन मेजबानी कर रहा है एससीओ की। पिछली बार 2018 में चिंगदाओ में। अच्छा। और चीन के लिए ये साल की सबसे अहम कूटनीतिक बैठकों में से एक है, ऐसा वो मान रहे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद 2 अहम सत्रों को संबोधित करेंगे। एक तो राष्ट्राध्यक्षों की काउंसिल की 25वीं बैठक है और फिर एससीओ प्लस बैठक भी है। वो लगातार दूसरे साल हो रही हैं। और जाहिर है सबकी नजरें शी जिनपिंग की मुलाकातों पे टिकी हैं, खासकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनकी जरा गहराई से पड़ताल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि चीन इस बड़े आयोजन से दुनिया को क्या संदेश देना चाह रहा है। हाँ। एससीओ असल में क्या चाहता है, और आजकल जो दूसरे बड़े मंच हैं जैसे ब्रिक्स, उनके सामने इसकी क्या जगह बन रही है। देखिए, सबसे पहले अगर चीन के नजरिए की बात करें तो शी जिनपिंग का संबोधन तो अहम होगा ही। वो बार बार शंघाई स्पिरिट की बात कर रहे हैं। हाँ, ये शब्द काफी सुनने में आ रहा है। जी, ये वही सिद्धांत हैं जो 2001 में एससीओ की नींव रखते समय तय हुए थे। मतलब आपसी भरोसा, साझा फायदा, बराबरी, सलाह मशवरा, अलग अलग सभ्यताओं का सम्मान और मिल के विकास करना। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, आपसी भरोसा, साझा विकास। लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय के जो बयान आ रहे हैं, उनसे लगता है कि इसका कोई कूटनीतिक मकसद भी है। वो तो है ही। वो कह रहे हैं कि शी जिनपिंग बताएंगे कि चीन एससीओ को मजबूत करने के लिए क्या कर रहा है, कैसे साझेदारियां बढ़ा रहा है। हाँ, और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि वो इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनी थी, उसके बचाव के तौर पर पेश कर रहे हैं। अच्छा, बचाओ। जी, और साथ ही ग्लोबल गवर्नेंस को बेहतर बनाने में एससीओ क्या भूमिका निभा सकता है, इस पर भी प्रस्ताव रखेंगे। ये थोड़ा मतलब विरोधाभासी लग सकता है। हाँ, क्योंकि कई पश्चिमी देश तो चीन पर आरोप लगाते हैं कि वो मौजूदा व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। बिल्कुल। और चीन के जो राजदूत हैं फैन शियानरोंग, उनके बयान को देखें तो वो ऐसे शीत युद्ध की मानसिकता और सभ्यताओं के टकराव जैसी बातों को खारिज करने का एक जरिया बता रहे हैं। उनका तर्क ये है कि शंघाई स्पिरिट आज की दुनिया में स्थिरता और विकास चाहने वाले देशों की सोच से मेल खाती है। तो क्या ये मतलब चीन का एक तरीका है एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था का नैरेटिव बनाने का, वो भी मौजूदा व्यवस्था के बचाव के नाम पर? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? ये एक बहुत अहम पॉइंट है। शायद चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एससीओ मौजूदा नियमों के दायरे में ही है, पर उन नियमों की व्याख्या वो अपने हिसाब से कर रहा है, या कह सकते हैं कि उन्हें अपने हितों के हिसाब से ढालना चाहता है। मतलब व्यवस्था के भीतर से बदलाव वाली बात, सीधे टकराव से बचना। हाँ, कुछ ऐसा ही। वो कह रहे हैं कि हम नियम नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें ज्यादा न्यायसंगत बना रहे हैं, खासकर ग्लोबल साउथ के नजरिए से। अच्छा, अगर चीन की मंशा ये है तो इस सम्मेलन से कुछ ठोस निकलने की भी उम्मीद है, या सिर्फ भाषण और बयानबाजी? एक घोषणा पत्र तो आएगा ही, जाहिर है। हाँ, एक तियानजिन घोषणा पत्र तो होगा जिस पर सभी सदस्य देश सहमत होंगे। लेकिन जिस चीज पर ज्यादा ध्यान है वो है अगले 10 साल के लिए एससीओ के विकास की एक रणनीति, उसे मंजूरी मिलनी है। 10 साल की रणनीति? जी हाँ, शंघाई का एक अखबार है जफांग डेली, उसने इसे सम्मेलन के सबसे अहम दस्तावेजों में से एक बताया है। ये तो काफी महत्वाकांक्षी लग रहा है। मतलब ये सिर्फ सालाना बैठकें नहीं है, ये संगठन लंबी अवधि की सोच रहा है। इसका क्या मतलब निकालें? क्या एससीओ अब ज्यादा सीरियस हो रहा है? बिल्कुल। ये रणनीति बताएगी कि आने वाले 10 साल में सहयोग के मुख्य क्षेत्र क्या होंगे, संगठन खुद को कैसे विकसित करेगा। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं सतत विकास और स्वनिर्माण। तो ये दिखाता है कि एससीओ शायद अपनी पुरानी पहचान, जो ज्यादातर सुरक्षा पर थी, उससे आगे बढ़कर आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण पर ज्यादा ध्यान देना चाहता है। और इसके अलावा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, आपसी संबंधों और कल्चरल सहयोग पर भी कई और दस्तावेज आने की उम्मीद है। तो ये सब मिलकर एक तस्वीर तो बना रहे हैं कि एससीओ सिर्फ बातें करने का मंच नहीं रहना चाहता, बल्कि ज्यादा एक्टिव और असरदार बनना चाहता है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये जमीन पे उतर पाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है, खासकर जब हम एससीओ के आकार को देखते हैं। हाँ, आंकड़े तो बड़े प्रभावशाली हैं।
जी, चीनी मीडिया और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये संगठन अब दुनिया की लगभग आधी आबादी आधी आबादी। और करीब 1/4 ज़मीन और वैश्विक जीडीपी का भी लगभग 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है। वाकई ये तो जबरदस्त है। और आर्थिक पहलू भी कम नहीं है। चीन का वाणिज्य मंत्रालय कह रहा है कि 2024 में एससीओ सदस्य देशों के साथ चीन का व्यापार 512 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये बहुत बड़ी रकम है। और चीन का सरकारी मीडिया जैसे ग्लोबल टाइम्स इसी बात पर जोर दे रहा है कि एससीओ का वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति में असर बढ़ रहा है और ये क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि ये एकीकरण कितना गहरा है। क्या ये व्यापार सिर्फ चीन और बाकी देशों के बीच ज्यादा है या सदस्य देशों के आपस में भी रिश्ते मजबूत हो रहे हैं? हाँ, ये अहम सवाल है, क्योंकि अक्सर ऐसे मंचों पर एक बड़ा देश हावी हो जाता है। किन खास एरियाज में सहयोग बढ़ाने की बात हो रही है? जो जानकारी है उसके हिसाब से कनेक्टिविटी जैसे बेल्ट एंड रोड, बिग डेटा, ऊर्जा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास पर ज्यादा जोर है। अच्छा। 2025 को तो एससीओ ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी घोषित किया गया है। चीन के उप वाणिज्य मंत्री लिंग जी ने साफ कहा है कि चीन तेल, गैस, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाना चाहता है। और इसका मकसद क्या बताया जा रहा है? सिर्फ आपसी फायदा या कुछ और? मकसद तो यही बताया जा रहा है कि सदस्य देशों में इंडस्ट्री बदले और उनके बीच सप्लाई चेन के गहरे रिश्ते बने। जाहिर है इसमें चीन का अपना हित भी है, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए बाजार ढूंढना, इन क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाना। ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इकोनॉमी जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर फोकस ये दिखाता है कि चीन एससीओ को सिर्फ पारंपरिक दायरों में नहीं रखना चाहता। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा भू राजनीतिक माहौल पर आते हैं। इस सम्मेलन में कौन आ रहा है, कौन नहीं, ये भी काफी कुछ कहता है ना। बर्फ पिघलती दिख रही है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। हाँ, इस पे सबकी नजरें रहेंगी। और पुतिन भी हाल ही में मई 2024 में चीन आए थे, तो उनकी मौजूदगी रूस चीन की जो नजदीकी बढ़ रही है उसी को दिखाती है। सही। लेकिन एक नाम जो इस बार भी नहीं है वो है अफगानिस्तान। हाँ, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। अफगानिस्तान तो 2012 से पर्यवेक्षक है एससीओ में। जी। और इसी साल जुलाई में रूस ने तालिबान सरकार को राजनयिक मान्यता भी दी थी। चीन के विदेश मंत्री खुद काबुल भी गए थे, फिर भी अफगानिस्तान शामिल नहीं है। हाँ, ये नहीं है। इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या यहाँ शंघाई स्पिरिट काम नहीं कर रही? देखिए, ये एससीओ के सामने जो चुनौतियां हैं उनको दिखाता है। शायद संगठन के अंदर की अपनी गतिशीलता है, सदस्य देशों के आपसी मतभेद हैं, या तालिबान सरकार को शामिल करने को लेकर कुछ शर्तें होंगी जो अभी पूरी नहीं हुई हैं। हो सकता है भारत या मध्य एशियाई देश अभी भी तालिबान को लेकर उतने सहज ना हों। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शंघाई स्पिरिट के जो ऊंचे सिद्धांत हैं, आपसी भरोसा, परामर्श, उन्हें जमीनी हकीकत, खासकर आतंकवाद और सुरक्षा चिंताओं से जुड़ी हकीकत पर लागू करना कितना मुश्किल है। शायद एससीओ अभी तक तालिबान को पूरी तरह अपनाने को लेकर एकमत नहीं है। तो ये एक तरह से संगठन की अंदरूनी सीमाओं को दिखाता है। अच्छा, इस पूरी बैठक के पीछे एक और बड़ा कॉन्टेक्स्ट है, अमेरिका का कई देशों पर टैरिफ लगाना। बिल्कुल। चीन और एससीओ इस मंच को कहीं ना कहीं अमेरिका के इस कथित एकतरफावाद के जवाब के तौर पर भी पेश कर रहे हैं। हाँ, बहुपक्षवाद बनाम एकतरफावाद वाली बहस। जी, वो इसे बहुपक्षवाद और साझा भविष्य को बढ़ावा देने वाले मंच की तरह दिखा रहे हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के एक लेख में तो यहाँ तक कहा गया कि एससीओ ग्लोबल गवर्नेंस के मौजूदा संकट को हल करने और अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों को खत्म करने की प्रेरणा देता है। ये तो सीधी सीधी पश्चिमी व्यवस्था पर टिप्पणी है। हाँ। यहाँ एक और दिलचस्प सवाल आता है, एससीओ बनाम ब्रिक्स। दोनों बड़े मंच हैं, दोनों में चीन एक बड़ी ताकत है, दोनों ग्लोबल साउथ की आवाज होने का दावा करते हैं। क्या चीन अब एक को दूसरे पर तरजीह दे रहा है? ये सवाल पिछले कुछ समय से उठ रहा है। बिल्कुल। एससीओ शुरू में तो मध्य एशिया पर केंद्रित एक सुरक्षा संगठन था, लेकिन अब तो ये 3 महाद्वीपों में फैल गया है। हाँ, दायरा बहुत बढ़ गया है। और इसका नैरेटिव भी अब बहुपक्षवाद, प्रभुत्व का विरोध वाला हो गया है, जो काफी हद तक ब्रिक्स जैसा ही लगता है। और सदस्यता में भी काफी ओवरलैप है ना? हाँ, बिल्कुल। एससीओ के कुल 26 सदस्यों, भागीदारों और परिवेशकों में से 9 देश ब्रिक्स से भी जुड़े हैं। उधर ब्रिक्स का भी विस्तार हुआ है, अब 10 सदस्य हैं, 10 डायलॉग पार्टनर हैं। लेकिन इस साल जुलाई में ब्राजील में जो ब्रिक्स समिट हुई, उसमें शी जिनपिंग खुद नहीं गए थे, उनकी जगह प्रीमियर ली चियांग गए। हाँ। इससे ये अटकलें लगी थी कि शायद चीन के लिए ब्रिक्स का महत्व कम हो रहा है। और दूसरी तरफ शी जिनपिंग जब से राष्ट्रपति बने हैं,
तब से वो हर एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। अच्छा, हर बार? जी, और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा भी है कि चीन ने अपनी पड़ोस की कूटनीति में हमेशा एससीओ को प्राथमिकता दी है और इसे ज्यादा सार्थक और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये बातें तो इशारा करती हैं कि शायद चीन के लिए एससीओ का रणनीतिक महत्व ब्रिक्स से ज्यादा हो गया है, या कम से कम अभी ज्यादा प्रासंगिक लग रहा है। देखिए, ये कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी हो कि ब्रिक्स को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं। एससीओ भौगोलिक रूप से चीन के ज्यादा करीब है, उसके पड़ोस में है। हाँ, ये तो है। और चीन की सुरक्षा और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे बीआरआई के लिए ज्यादा सीधा महत्व रखता है। इसमें रूस और मध्य एशियाई देश हैं जो चीन की यूरेशिया रणनीति के लिए अहम हैं। जबकि ब्रिक्स ज्यादा फैला हुआ है। हाँ, और उसमें भारत और ब्राजील जैसे देश भी हैं जिनके अपने स्वतंत्र हित हैं और कभी-कभी चीन से अलग रुख भी होता है। शायद चीन को लगता है कि एससीओ में वो अपना एजेंडा ज्यादा आसानी से आगे बढ़ा सकता है। ये एक दिलचस्प विश्लेषण है, लेकिन फिलहाल दोनों ही मंच एक जैसा संदेश तो दे ही रहे हैं। संरक्षणवाद और एक तरफावाद का विरोध, प्रभुत्व और दबंगई को खारिज करना और ग्लोबल साउथ के लिए न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की वकालत। हाँ, ऊपरी तौर पर संदेश एक जैसा ही है, लेकिन जमीनी हकीकत वो ज्यादा जटिल है। जैसा कि हमारे स्रोतों में भी कुछ चिंताएं जाहिर की गई हैं। जैसे कि क्या इतने सारे सदस्य और भागीदार जोड़ने से एससीओ अपने मुख्य मुद्दों जैसे सुरक्षा और आतंकवाद विरोध पर फोकस रख पाएगा? क्या विस्तार से संगठन की जो प्रभावशीलता है वो कम हो जाएगी? हाँ, ये तो एक क्लासिक प्रॉब्लम है। संगठन जितना बड़ा होता जाता है, एक मत बनाना, तेजी से एक्शन लेना उतना ही मुश्किल होता जाता है। बिल्कुल। भारत और पाकिस्तान दोनों सदस्य हैं, उनके अपने मुद्दे हैं। मध्य एशियाई देशों की अपनी चिंताएं, चीन और रूस के अपने हित। क्या शंघाई स्पिरिट इन सबको साध पाएगी? और एक और सवाल ये उठता है कि क्या ये संगठन मौजूदा वैश्विक उथल-पुथल और व्यापार युद्धों जैसे अमेरिकी टैरिफ्स के माहौल में सिर्फ एकता दिखाने का एक मंच बनकर रह जाएगा, या ये सदस्य देशों को वाकई कोई ठोस आर्थिक या सुरक्षा लाभ दे पाएगा? चीन के राजदूत फैन शैनरोंग ने कहा है कि एससीओ उन देशों का स्वागत करता रहेगा जो शंघाई स्पिरिट अपनाते हैं। ये विस्तार की खुली नीति तो है, लेकिन सवाल वही है, मात्रा बढ़ने से क्या गुणवत्ता भी बढ़ेगी? तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं? देखिए, साफ है कि चीन एससीओ को एक बड़े रणनीतिक मंच के तौर पर देख रहा है और इस्तेमाल कर रहा है। वो इसके जरिए अपना वैश्विक प्रभाव दिखाना चाहता है, शंघाई स्पिरिट पर आधारित ग्लोबल गवर्नेंस का अपना नजरिया पेश करना चाहता है और विकास व सहयोग, खासकर आर्थिक सहयोग पर जोर दे रहा है। और शायद ब्रिक्स की तुलना में इस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है फिलहाल। हाँ, ऐसा लगता तो है। इस सम्मेलन के जो नतीजे होंगे, खासकर वो 10 वर्षीय विकास रणनीति, वो बताएंगे कि ये संगठन भविष्य में किस दिशा में जाएगा। मतलब चीन इसे सिर्फ एक क्षेत्रीय संगठन नहीं बल्कि एक वैश्विक खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में है। भविष्य की रणनीति, आर्थिक जुड़ाव पर जोर और अपनी शर्तों पर बहुपक्षवाद, ये सब चीन की बड़ी महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा लगता है। बिल्कुल। एससीओ मौजूदा दौर में संरक्षणवाद के खिलाफ एकता और बहुपक्षवाद का एक जरूरी मंच बनने की क्षमता तो रखता है, लेकिन इसकी राह में चुनौतियां भी कम नहीं है। हाँ, वो तो हैं। सदस्यों के बीच गहरे आंतरिक मतभेद है, भारत चीन सीमा विवाद है, भारत पाकिस्तान के रिश्ते हैं, बाहरी दबाव भी है। इन सब से निपटना एससीओ के लिए आसान नहीं होगा। तो आखिर में श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। एक तरफ एससीओ शंघाई स्पिरिट, आपसी भरोसे और साझा विकास की ऊंची बातें करता है जी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान जैसे देश को तमाम हालिया सकारात्मक संकेतों के बावजूद लगातार बाहर रखा जाता है। ये विरोधाभास क्या दिखाता है? क्या ये बताता है कि जब ऊंचे सिद्धांत, जटिल जमीनी हकीकत और सदस्य देशों के अलग अलग हितों से टकराते हैं तो उनका व्यवहारिक असर सीमित हो जाता है? स्पिरिट और प्रैक्टिस के बीच का ये जो फासला है, ये एससीओ की असली प्रभावशीलता के बारे में क्या कहता है? ये सचमुच सोचने वाली बात है, क्योंकि किसी भी संगठन की सफलता सिर्फ उसके घोषणा पत्रों या शिखर सम्मेलनों की भव्यता से नहीं, बल्कि जमीन पर उसके असर और चुनौतियों से निपटने की उसकी क्षमता से तय होती है। एससीओ के सामने यही असली परीक्षा है।